नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे फिर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर। जैसे आप देखें कि मधुकर गुप्ता की जब हम बात करें तो ये अभी चर्चाओं में क्यों है। तो मधुकर गुप्ता जो है ये भी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने वाले 7वें व्यक्ति है ये। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति की जाती है संविधान के आर्टिकल 243 के द्वारा। ठीक है, और जो नियुक्ति है वो की जाती है कलराज मिश्र ने इनकी नियुक्ति की है। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसी भी राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति 65 वर्ष या फिर 5 साल 65 वर्ष या 5 साल, इसमें जो भी पहले हो, है ना, जो भी पहले हो उसके बाद में ये भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मधुकर गुप्ता है, अब इस पे राज्य निर्वाचन आयोग पर अपने बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन करंट की क्लास है तो करंट की क्लास को करंट की तरह ही पढ़ना चाहिए। तो मधुकर गुप्ता जो है, मधुकर गुप्ता की जब हम बात करें तो ये आप देखो कि अभी हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इन्होंने स्थान लिया है प्रेम सिंह मेहरा का। इनसे पहले प्रेम सिंह मेहरा हमारे 6वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। और पहले जो हैं हमारे वो हैं अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ हमेशा हिट हैं, कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भी आयोग हो, चाहे किसी भी आयोग में पहला जो होता है वो हमेशा पूछा जा सकता है। तो मधुकर गुप्ता जो है ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 7वें हैं। संविधान के आर्टिकल 243 के तहत इनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनकी नियुक्ति की है। और इनसे पूर्व प्रेम सिंह मेहरा हुआ करते थे। और आप देखेंगे जो आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग मैंने पढ़ाया हुआ है मंथन के अंदर। तो वित्त आयोग यदि आपको प्रद्युम्न सिंह वगैरह के बारे में आप लोगों को देखना है, जैसे हमारे जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अभी प्रद्युम्न सिंह हैं। तो ये भी यदि आप लोगों को पढ़ना है तो मंथन पर एक वित्त आयोग के नाम से पूरा एक वीडियो है, वहाँ आप देख सकते हैं। फिर देखें आप गगन खोड़ा, है ना। गगन खोड़ा की जब हम बात करें तो इनको राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गगन खोड़ा को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अभी दिया गया है। और ये दिया किसने है, एक तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए और प्लस राजीव गांधी क्रिकेट क्लब है, राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा। अब देखो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिया गया है अभी 2022 के अंदर ही। ठीक है, और गगन खोड़ा जो है ये राजस्थान के क्रिकेटर रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना, इससे पहले जो वीडियो है इसमें मैंने राजस्थान रत्न के बारे में, गांधी सद्भावना पुरस्कार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसे मिला है, गगन खोड़ा को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर आजकल दूल्हा राम सारण खूब चर्चाओं के अंदर है ना। तो दूल्हा राम सारण चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे साहित्य अकादमी राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, दूल्हाराम सारण जो हैं ये राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, इसके कारण ये चर्चाओं में है। और राजस्थान साहित्य अकादमी की जब हम बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है हम देखते हैं 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और ये एक मासिक पत्रिका निकालती है मधुमती के नाम से। ठीक है, तो मधुमती के नाम से इनकी मासिक पत्रिका भी है। ये चीज़ें परंपरागत जीके की चीज़ें हैं ये। और ये आपको ध्यान रखना है कि दूल्हाराम सारण जो है ये क्यों चर्चा में, इनको अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान साहित्य अकादमी का, जो बनी 1958 में उदयपुर के अंदर। फिर देखें शिवराज छंगानी की जब हम बात करें तो आप देखें कि राजस्थान भाषा
साहित्य, राजस्थान भाषा, राजस्थान भाषा, साहित्य व संस्कृति अकादमी, संस्कृति अकादमी के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और आप देखो कि ये जो अकादमी है, इस अकादमी की स्थापना हुई है 1983 के अंदर, और ये जो स्थापना है ये हमारे बीकानेर में है। और ये भी एक मासिक पत्रिका निकालती है जागती ज्योत के नाम से, जागती ज्योत नाम से हम देखते हैं कि इसकी एक मासिक पत्रिका है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो शिवराज छंगानी जो है ये भी चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि इन्हें राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। फिर आप देखें कि राजीव गांधी, जिसको राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग RCAT के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि RCAT का फुल फॉर्म क्या है। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, तो देखो नाम से पता लग रहा है कि टेक्नोलॉजी को लेकर के बात होगी, और जो टेक्नोलॉजी क्या है बहुत ही एडवांस होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं या जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो एडवांस टेक्निक ले सके, इसके लिए RCAT की स्थापना की गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि RCAT की जो स्थापना वो कहाँ की गई है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये स्थापना की गई है इसकी जयपुर के अंदर। फिर देखें राज संबल, है ना, राज संबल क्या है, राज संबल क्या है, इस पर यदि हम बात करें तो आप देखें कि ये एक पोर्टल है, एक प्रकार का पोर्टल है। और इस पोर्टल में यदि हम देखें तो क्या है इस पोर्टल में, तो आप देखें कि जो दुर्बल बीमारियों से, दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चे, दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनका इलाज करवाया जा सके, किससे, क्राउड फंडिंग से, क्राउड फंडिंग से मतलब लोगों से धन जुटा करके दुर्बल बीमारियों से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, जैसे हेमोफीलिया है ना, हेमोफीलिया जो है एक दुर्बल बीमारी है, या एड्स वगैरह जो है ना, या अन्य कोई भी दुर्बल बीमारियां हो बच्चों में, तो उनको क्राउड फंडिंग के द्वारा उनका इलाज करवाया जा सके, इसलिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है राज संबल नाम से। फिर देखो वेब माई वे, है ना, वेब माई वे की यदि हम बात करें तो आप देखो कि सरकार ने वेब माई वे जो है, इसमें जो सरकार है, सरकार ने कहा कि भाई एक इस प्रकार की जो वेबसाइट है, इस प्रकार की एक वेबसाइट बना दी जाए जहां कोई भी विभाग हो सरकार का, है ना, तो वो आकर के अपना यहाँ वेब पेज वगैरह बना सके, है ना, वेब पेज बना सके, या फिर उसके डिपार्टमेंट में जो भी गतिविधियां हैं उनके मेन्यू क्या कुछ रहेंगे, है ना, तो वो सारी जो जानकारियां हैं वो वेब माई वे के द्वारा वेब वाई में वेब माई वे के द्वारा आप देखो कि सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां कोई भी विभाग आकर के अपना वेब पेज वगैरह बना सके, अपने मेन्यू जो है वो बता सके, अपना जो शेड्यूल है वो जारी कर सके, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सरकार ने दी है। फिर आप देखें कि डिजीफेस्ट 2022, डिजीफेस्ट 2022 की जब बात करें तो 19-20 अगस्त को, 19-20 अगस्त 2022 को इसका आयोजन हुआ है। और आप देखो इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन हुआ है जयपुर के अंदर, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 19-20 अगस्त को आयोजित हुआ है और जयपुर में आयोजित हुआ है। और यहाँ यदि हम बात करें तो आप देखो कि डिजीफेस्ट है ना, तो जो भी IT से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी कारपोरेट से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, या जो भी निवेशक हैं, जो भी शिक्षाविद हैं, शिक्षाविद हैं, तो उन सबको सरकार जो है वो एक मंच पर लाना चाह रही है कि ताकि राजस्थान जो है, राजस्थान डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देखो कि क्वेश्चन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन हम इस प्रकार से करें A B
सी डी वाले जो ऑप्शन है उनसे हम लोग क्वेश्चन करें, ठीक है। और एक क्या है कि एक हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हम सीधे करें, उसमें आप लोगों को क्या है डायरेक्ट आंसर जो है डायरेक्ट आंसर बता दिया जाए या उस टॉपिक में से क्या संभावना रहती है वो बता दिया जाए, है ना। तो आप दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर मानते हैं, ये वाला या ये वाला? मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो तरीका ये वाला है। यदि आप लोगों को ये वाला सूट करता है तो आप लोग लिख करके ज़रूर बताएं आप कौन से तरीके को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।